हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है एसएससी जेई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले आ चुका है और इसके बारे में जो है हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और प्राइम फोकस इज टू डिस्कस कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी जेई, जिससे कि हमें सक्सेस मिल सके। तो इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो है थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। फटाफट उसको देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द आवर प्राइम फोकस, दैट मीन्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। चलो देखिएगा जरा। तो यहाँ पर देखिएगा जरा प्लीज, इसमें हमारे पास जो एसएससी जेई की जो 2022 की वैकेंसी है, जिसका 12 अगस्त से आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको ये देखना है कि इसमें आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, या फिर आप जो है इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, सिविल ब्रांच में या मैकेनिकल ब्रांच में, इन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रीम, जो भी आपके पास स्ट्रीम है। उसके बाद एज क्राइटेरिया अगर देखो, इसमें अगर आप देखोगे अप टू 30 इयर्स एज अवेलेबल है, और जो है रिलैक्सेशन आपको मिलेगी 5 इयर्स का एसटी/एससी के लिए, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो रिलैक्सेशन रहेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। ये समराइज फॉर्म में हम फटाफट बता रहे हैं। यहाँ पर एसएससी जेई का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें हमारे पास जो फॉलो होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो हमारे पास पेपर रहेंगे। पेपर फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि पेपर फर्स्ट हमारे पास एज ए प्रीलिम्स होता है और पेपर सेकंड हमारे पास एज ए मेंस होता है। जब आप प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करोगे तो मेंस में आपको एंट्री मिलेगा, और मेंस के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सो देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्रीलिम्स है। उसके बाद हमारे पास मेंस है, और उसके बाद हमारे पास रहेगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अल्टीमेटली हम जो प्रिपरेशन करा रहे हैं प्री प्लस मेंस दोनों की करवाएंगे। ऐसा कोई सेपरेट हमारे पास नहीं है कि ओनली फॉर द प्री एंड ओनली फॉर द मेंस, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो मेंस के डिटेल एनालिसिस के कंसेप्ट होंगे वही हमारे पास किस में काम आएंगे, प्री में काम आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पेपर फर्स्ट के बारे में बात कर देते हैं, दैट मीन्स प्री के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में हमारे पास जो है ये पेपर जो रहेगा 2 आवर का पेपर रहेगा, और 2 आवर में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से समझ में आनी चाहिए, 2 आवर में अगर 200 क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बेहतर होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट है उनको नोट करते जाइएगा। हमें एसएससी में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 2 आवर में 200 क्वेश्चन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और उसको हम कैसे करें कंप्लीट, ये भी हमें स्ट्रेटेजी में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। इसमें साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी ना पेपर फर्स्ट में 0.25 रहेगी। मतलब आपके पास जो भी असाइंड मार्क है उसका 1/4 आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो दूसरा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स हमें कोई भी ऐसा सिली मिस्टेक नहीं करनी है जिसमें हम जो है जज्बाती होके नेगेटिव मार्किंग की ओर जाए, और जिससे कि ओवरऑल मार्क हमारे कम हो जाते हैं। तो यही 2-3 मार्क का फर्क होता है कट ऑफ क्लियर होने में नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि हमारे पास यहाँ पेपर पैटर्न में कैसे फॉलो करना है। तो देखिएगा जरा प्लीज, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे ना वो 200 मार्क्स के होंगे, और इसमें 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे। उसके बाद अगले जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। अगले 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके करस्पॉन्डिंग स्ट्रीम, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर आपके पास सिविल हो, उसकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रीम से रिलेटेड रहेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कितने हैं, 200 क्वेश्चंस है, और उनका मार्किंग भी कितना है हमारे पास, यहाँ पर ओवरऑल 200 क्वेश्चंस में से 200 मार्किंग रहेगा। तो ये मोटा मोटी हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास एसएससी जेई में जो वैकेंसीज है उसमें एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो है यहाँ पर फॉलो करना है, प्रिपरेशन हम कैसे करें, तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा आप जो है पहले से ही जानते हैं, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में ही बताया। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करें वो एक बहुत जरूरी चीज है। आपने कई जगह देखा होगा, यूट्यूब चैनल में या दूसरी कोचिंग से इंस्टीट्यूट में, उसमें भी आपने प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम जो है आपको एक यूनिक अप्रोच बता रहे हैं, जिसको फॉलो करके आप जो है इजीली उसको एज इट इज फॉलो करिएगा, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है,
प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को जो है आप सबसे पहले ये समझिए कि आपके पास टाइम पीरियड कितना है। आपके पास जो टाइम पीरियड रहेगा, जुलाई मंथ गया, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। नवंबर में आपका इसका एग्जाम होगा, नवंबर 2022 में, तो उसको आप लैप्स ही मानिए, ओनली वी हैव 90 डेज, करेक्ट। तो आप 90 डेज की स्ट्रेटेजी को कैसे बनाओगे प्रिपरेशन के लिए, वो हमें देखना है। तो 90 डेज में प्रिपरेशन को 90 डेज के लिए प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। सबसे पहले जो रहेगा कंसेप्चुअल प्रिपरेशन, उसके बाद आपके पास रहेगा टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारे पास रहेगा मॉक टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन। कंसेप्चुअल बेस्ड में आप देखिएगा, कंसेप्चुअल बेस्ड का मतलब क्या होता है। कंसेप्चुअल बेस्ड का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, है ना, जब आपके पास उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, जब फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हैं, उसको हम कंसेप्ट फर्स्ट टाइम रीडिंग वाले का पार्ट को हम जो है कंसेप्चुअल बेस्ड में डालेंगे। दूसरा है टाइमर बेस्ड पे। टाइमर बेस्ड मतलब जब आपके पास फर्स्ट टाइम रिवीजन हो चुका है, या कोई भी टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, या फिर पार्ट हो, हम जो है सब्जेक्ट्स का रिवीजन नहीं करेंगे, मॉड्यूल्स में करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में, लेसन्स वाइज या यूनिट वाइज आप जो है रिवीजन करना आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करो तो उस प्रिपरेशन लेवल को हम क्या बोलेंगे, टाइमर बेस्ड बोलेंगे। और जब आपके पास कंप्लीट सिलेबस हो जाए, उसको हम जो है आफ्टर कंप्लीट सिलेबस जो रहेगा वो मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हम जो है थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहे हैं आफ्टर कंप्लीट सिलेबस। इसमें जो है पार्ट फर्स्ट में जो प्रिपरेशन का ये जो कंसेप्चुअल बेस है, ये टाइमर बेस्ड है, ये आपको लगाना है 60 डेज के लिए। 60 डेज के लिए इसको फॉलो करना है और 30 डेज के लिए इसको फॉलो करना है। ओवरऑल आपके पास 90 डेज में आपको जो टाइम डिवाइड करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कंसेप्चुअल बेस में और टाइमर बेस्ड में, इन दोनों को मिला के 60 डेज एंड मॉक टेस्ट बेस में आपको 30 डेज प्रोवाइड करना है। अब इसमें देखो जरा प्लीज, हमें क्या देखना है। इसमें देखिएगा फर्स्ट टाइम रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका जो भी सिलेबस है, अभी हम सिलेबस के बारे में भी देखेंगे। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, कि फर्स्ट टाइम जो भी सिलेबस रीड कर रहे हो, लाइक मेजरमेंट पढ़ रहे हो या सर्किट पढ़ रहे हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका जो है डिटेल थ्योरी क्लासेस होना चाहिए, मतलब डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए थ्योरी के बारे में, ठीक है, एज वेल एज डेरिवेशन जो है, फॉर्मूला जो है, इन सब के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आपके पास डिटेल एमसीक्यू होना चाहिए, ठीक है, डिटेल एमसीक्यू होना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि आप जो कभी भी रफ प्रैक्टिस भी करो, ऑब्जेक्टिव करो, तो आप जो टाइमर लगा के करो। टाइमर लगा के कब नहीं किया जाता है, टाइमर लगा के तब किया जाता है जब आपके पास फर्स्ट टाइम रीडिंग कंप्लीट हो गई हो। जब आप रिवीजन कर रहे हो तब टाइमर लगाइए, पहले मत लगाइए, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टेक्निकल पार्ट हो या नॉन टेक्निकल पार्ट हो, सबसे पहले उसकी डिटेल थ्योरी कवर करिए। डिटेल थ्योरी के बाद आपके पास जो है यहाँ पे डिटेल जो एमसीक्यू है उसको कवर करिए। जैसे मान लीजिए एक एनर्जी मीटर है या वाट मीटर है, तो वाट मीटर के रिगार्डिंग आपको ये मालूम होना चाहिए उसका 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, उसमें वेरियस जो एंगल्स होते हैं उनमें रीडिंग्स किस तरह से रहती है, उसमें कैसे बैलेंस अनबैलेंस सिस्टम के लिए हम उन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल आपका डिटेल थ्योरी होना चाहिए, और उस डिटेल थ्योरी के बाद जो है एमसीक्यू उसके साथ करोगे, उस टॉपिक के साथ, तो एमसीक्यू भी आपको डिटेल एमसीक्यू। तो इन दोनों को कवर कहाँ से किया जाए वो हम देख रहे हैं। तो कंसेप्चुअल बेस पे जो भी आप प्रिपरेशन करने वाले हैं ना, इन दोनों को आपको जो कवर करना है, यहाँ पे जो हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है ना, उससे कवर करना है। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको जो है यहाँ पे डिटेल थ्योरी दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, और अगर 17 नंबर फोल्डर में आप जाओगे ना, 17 नंबर सबसे लास्ट फोल्डर है, उस फोल्डर में उस सब्जेक्ट की डिटेल एमसीक्यू क्लासेस भी दी हुई है। टॉपिक वाइज दिया हुआ है, सर्किट का दिया हुआ है, मशीन का दिया हुआ है, पावर सिस्टम का दिया हुआ है, एडीसी एनालॉग का है, एज वेल एज हमारे पास जो है रिमेनिंग पार्ट है उसका भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, मेजरमेंट का भी देखने को मिलेगा। तो वो एमसीक्यू कवर करना है, ये दो चीजें। तो कंसेप्चुअल बेस्ड पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तब आपको जो है हर एक चीज को डिटेल में जाना है। उस टाइम आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं करना, वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट एंड अप्लाई करना है, उसके लिए जो है टाइमर बेस्ड रहेगा। अब ये कैसे करें, तो हम जो पहले तो 90 डेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब हम डेली बेसिस पे डिवाइड करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइमर बेस्ड स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे समझिएगा टाइमर बेस्ड स्ट्रेटेजी, और ये जो हमारे पास है
डेली बेसिस पे हमें कैसे करना है वो समझना है। डेली बेसिस पे समझिएगा, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, 8 आवर 9 आवर 10 आवर जितना आप दे सको इसको प्रिपरेशन के लिए। 8 आवर मिनिमम मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो 8 आवर अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो 8 आवर में से हमारे पास जो है 4 आवर जो है टेक्निकल के लिए दीजिए, और उसके पैरेलल में ही आपको डेली 4 आवर देना है नॉन टेक के लिए। 4 आवर नॉन टेक के लिए ये आपको देना है। इसमें आप देखिएगा 4 आवर जब नॉन टेक के लिए दे रहे हो ना, तो 2 आवर आपको किसके लिए देना है, रीजनिंग पार्ट के लिए देना है, और 2 आवर आपको किसके लिए देना है, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट के लिए देना है। ठीक है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनमें इंटरनली क्या है, लेकिन अभी जो है ओवरऑल बता रहे हैं। तो 4 आवर जब आप टेक्निकल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले टेक्निकल में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करोगे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स सर्किट थ्योरी आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जब आप सर्किट थ्योरी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए सर्किट थ्योरी को आपने जो 6 डेज में कवर कर लिया, इसको जो है इसका क्या कवर कर लिया आपने 6 डेज में, या 5 to 6 डेज में 4 आवर के हिसाब से आपने इसका डिटेल थ्योरी और डेरिवेशन कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है वहां पे 17 नंबर फोल्डर में आप जाओगे तो इसकी आपको क्या मिलेगी, एमसीक्यू क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद इसको कवर करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट लेना है। तो एसएससी जेई के लिए आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है टेक्निकल में, दैट इज द इलेक्ट्रिकल मशीन। तो उसके बाद मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन आप लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन ले लिया, और हमारे पास अभी तक हमारे पास क्या कवर हो चुका है, डिटेल कंसेप्चुअल बेस्ड पे अभी तक कवर हो चुका है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स सर्किट थ्योरी, और उसकी एमसीक्यू क्लासेस कवर हो चुकी है। मान लीजिए 7-8 दिन आपको उसको कवर करने में लगे। अब आपको क्या करना है, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जैसे सर्किट थ्योरी में आपके पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपको ध्यान देना है कि आपके पास सर्किट लॉज की, जैसे किरचॉफ लॉ है आपके पास, या फिर आपके पास नोडल एनालिसिस है, मेश एनालिसिस है। तो पहले यूनिट आपने ये कवर किया, नेटवर्क हाइड्रोटेक्निक है, ये कवर कर लिया। उसके बाद जब सेकेंड यूनिट पे जाओगे, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन वाली जो यूनिट है, तो उसके पहले आप जो है पहली यूनिट को रिवाइज करो, पहली यूनिट को रिवाइज करो, और पहली यूनिट अगर रिवाइज हो गई तो उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट कर दो। अब आप टाइमर लगाओ, और टाइमर लगा के जो है आप सेकंड यूनिट तो चला ही रहे हो, मान लीजिए 4 घंटे, 4 में से 3 घंटे जो है आप डिटेल कंसेप्चुअल बेस्ड अप्रोच ले रहे हो टेक्निकल में, लेकिन फोर्थ आवर में आपको क्या करना है, टाइमर बेस्ड स्ट्रेटेजी अब अप्लाई कर देनी है, क्योंकि आपके पास पहली यूनिट कवर हो गई है, सेकंड यूनिट में जा रहे हैं, पहली यूनिट का रिवीजन कर दिया, उसके बाद टाइमर लगाइए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 आवर में आपको कितना करना है, 200 क्वेश्चन करना है। आपका टाइमिंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जो है अब आप जो है टाइमर लगाइए, जब आपका फर्स्ट लेवल पे यूनिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो उसी यूनिट के जो है आप क्या करिए, एमसीक्यू करिए, और टाइमर लगाइए कि 1 घंटे में आप जो है कम से कम जो है 100 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं टेक्निकल के। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तो करना ही है, इसीलिए टाइमर लगाना बहुत जरूरी है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, एट द लास्ट व्हेन एसएससी जेई एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, या कोई सा भी एग्जाम हो, ये स्ट्रेटेजी जो है यूनिक है, हर जगह अप्लाई होती है। कोई सा भी एग्जाम हो, एट द लास्ट ऑफ एग्जाम जो कॉल करके बोलते हैं, सर आपने टाइमर का बोला था, टाइमर तो हमने सीरियसली लिया नहीं, हम भूल गए। इसकी वजह से क्या होता है मालूम, टाइमर की वजह से आपका एक तो एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, और दूसरा कॉन्फिडेंस गेन होगा, और टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जब आपके पास बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सर्किट थ्योरी कवर हो जाए ना, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल मशीन तो आप डिटेल में जा रहे हो, लेकिन टाइमर बेस्ड स्ट्रेटेजी पे आपका अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है जो पुराना कवर हो चुका है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी। उसके बाद आप जैसे पावर सिस्टम जा रहे हो, तो पावर सिस्टम डिटेल पे जाइए, और सर्किट थ्योरी एंड इलेक्ट्रिकल मशीन टाइमर बेस पे जाइए, 1 घंटा उसको दे दीजिए 4 में से, तो और उसमें से 1 घंटे में आप क्या करिए, उसकी एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, ये जो एमसीक्यू है, ये जो है हमने वीडियो क्लासेस में दिए हैं वो अलग है, और ये आपके पास थ्योरी है, और दूसरे जो एमसीक्यू लगाने हैं ना, वो कौन से लगाने हैं वो हम आपको बताएंगे। उसको हमें थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि वी ऑलवेज बिलीव इन द क्वालिटी कंटेंट। इसमें हमारे पास जो है, हमने एक सीट तैयार की है जिसमें आपको लगभग 3000 क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी जेई के, और लगभग 8-10 दिन में वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगी। तो 3000 जो क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, हिंदी फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स, दोनों में रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के
पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इंग्लिश में है तो दूसरा हिंदी में रहेगा। वो जो है आपको क्या करना है, टाइमर बेस्ड अप्रोच में करना है। आपको अभी कोई बुक प्रिफर नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना, प्रिफर नहीं करना है। नॉट द यूथ पब्लिकेशन, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर, ये कुछ भी प्रिफर नहीं करना है, ठीक है। जो हम बता रहे हैं सिंपली गो थ्रू दैट एंड कंप्लीट दैट। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो फिर बात की बात है। वैसे भी एसएससी जेई प्रीवियस पेपर जो है हम यूट्यूब पे करवाएंगे, तो जब हम उसको यूट्यूब पे करवाएंगे तो उसका जो डिटेल सॉल्यूशन देंगे, उसका पीडीएफ हम आपको ऑल इंडिया एजेई प्री पेपर सॉल्यूशंस में देंगे। तो आपको जो है उन डिटेल सॉल्यूशंस को भी ढंग से रीड करना है, ठीक है। अलग से नहीं करने की जरूरत है, अभी मत करिएगा, क्योंकि अभी आप करोगे ना प्रीवियस पेपर तो दिक्कत होगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर एनालिसिस आप कहीं पर भी जाओगे, डिटेल सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो हम डिटेल सॉल्यूशन प्रिपेयर करके आपको वहां पर दे देंगे, तो उसके बाद जो है उसको कवर करिए, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज, उसके बाद हमारे पास एंड सो ऑन, ये टेक्निकल कंप्लीट करते जाइएगा। टेक्निकल का सीक्वेंस अभी आपको बताएंगे कि टेक्निकल कैसे करना है। उसके बाद आपके पास रीजनिंग 2 आवर डेली लेना है, और 2 आवर आपको क्या लेना है, जनरल अवेयरनेस लेना है, ठीक है। अब 8 आवर मिनिमम होना चाहिए। रीजनिंग की यहाँ पर बात करते हैं, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग में वैसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो कौन से हैं जिससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ये स्टार्टिंग के जो 5-6 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप तो ये टॉपिक्स देख लीजिएगा, इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है। अब इन टॉपिक्स में भी आपको वही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखो, दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ऑल। अब पर डेली बेसिस पे आपको कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपको देखना है। अब देखो, जैसे मान लीजिए रीजनिंग आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जो है कोई भी जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ये टॉपिक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम में आप कौन सा टेक्निक लगाओगे, कंसेप्चुअल बेस्ड टेक्निक लगाओगे, मतलब प्रिपरेशन का फर्स्ट लेवल लगाओगे। उसमें आप क्या करोगे, इसका अगर थ्योरी है, जो भी फॉर्मूला है या डिटेल एमसीक्यू एनालिसिस है, तो वो आप कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है, जब आपका ये कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होता है, तब उसको बाद आप जो है सेकंड लेवल पे जाओगे, टाइमर बेस्ड पे जाओगे, ठीक है। टाइमर बेस्ड पे जाओगे, और टाइमर बेस्ड कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 60 दिन नहीं हो जाए, जब तक कि आपका सिलेबस 60 दिन में कंप्लीट नहीं हो जाए। पूरा सिलेबस 60 दिन में कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट में जाना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आ गए, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ये कवर हो गए आपके पास, और टाइमर बेस्ड पे हो गया। तो इस तरह से आप इस सीक्वेंस में इन सभी टॉपिक्स को आप करिएगा। इसके लिए रीजनिंग के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। आपका जो कोर्स है उसमें रीजनिंग का जो फोल्डर है ना, उसमें लास्ट 35 ईयर का एक पीडीएफ हमने अपलोड किया है। उस लास्ट 35 ईयर में एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, सबका जो है वहां पे रीजनिंग के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस वहां पर है आपके पास। तो उन प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन को ही करिए, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मोटा मोटा आपको क्या करना है, लास्ट 5 to 7 ईयर के पेपर करिए, ठीक है। ज्यादा भी नहीं करिए। अगर आपको देखना है लास्ट 35 ईयर के देखना चाहते हो, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यू कैन गो थ्रू दैट। बट लास्ट 5 to 7 ईयर के पहले करिए। उनको कैसे करोगे, पहले कंसेप्चुअल बेस पे करोगे, फिर टाइमर बेस्ड पे करोगे, जब 60 दिन कंप्लीट हो जाए फिर मॉक टेस्ट बेस पे। अब आपको यहाँ पे इस तरह से रीजनिंग में ही करना है। ज्यादा आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है अग्रवाल वाली बुक लगा रहे हो, या फिर दूसरी जो है रीजनिंग की बुक्स है वो लगा रहे हो, कुछ नहीं लगाना। ओनली गो थ्रू द प्रीवियस पेपर, और उनको जो है डेप्थ में कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए, नोट्स मेंटेन करिए, एंड आफ्टर दैट जो है उनका टाइमर बेस पे फटाफट जो है टाइमर लगाइए, आधे घंटे का टाइम दीजिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करिए डेली, ठीक है, टाइमर लगा के, ठीक। उसके बाद आपके पास हम जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस में ये जो डार्क हमने किए हैं पॉइंट, उनको जो है आप अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर्स है, लास्ट टाइम से करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज बढ़ने लग गया। स्टैटिक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर लगभग आप जो है इसको सेम कंसिडर कर सकते हो। बुक्स के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इसके और हिस्ट्री है, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो है रीजनिंग में 35 प्लस आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 50, और यहाँ पर भी लगभग 35 प्लस आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको जो है स्कोर करना है, ठीक है। इसमें आपके पास ये टॉपिक्स रहेंगे। साइंस में जनरल साइंस का भी टॉपिक रहेगा, ठीक है। सिंस यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो जनरल साइंस में आई होप आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये दो पार्ट आपको करना है, ठीक है। और कैसे लेना है, अब एक बात ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस को कब करोगे, जनरल अवेयरनेस को जैसे मान लीजिए कि 8 आवर में, ऐसा आपको कभी फील होता है, ऐसा 8 आवर देने हैं ना, 8 आवर का मतलब ये नहीं कि 4 आवर लगातार टेक्निकल को दे दिए।
अब 4 आवर में बीच में 2 घंटे बाद आप टेक्निकल से बोर हो गए, तो वैसे टेक्निकल से बोर नहीं होंगे, क्योंकि आप जो है डिटेल से अगर पढ़ोगे तो टेक्निकल इज मोस्ट कंसेप्चुअल और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टेक्निकल से बोर नहीं होंगे, मान लीजिए किसी भी टॉपिक से आप बोर हो गए, तो वहां पर आप जो है जनरल अवेयरनेस ले लीजिए, बीच में जनरल अवेयरनेस को कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस को वही टाइम देना है जिसमें आपको थोड़ा बहुत आलस आ रहा हो, या फिर जब आपके पास पढ़ने का कम मन कर रहा हो, सो सिंपली रीडिंग मारनी हो, तब आप जो है जनरल अवेयरनेस को लीजिएगा। तो ओवरऑल 8 आवर में ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि अभी जो है आपने टेक्निकल लिया है बाद में आप रीजनिंग लो, जो भी आपको कंफर्ट लगे उसी लेवल पे आपको कंसीडर करना है, लेकिन 8 आवर स्टडी चाहिए हमें डेली, है ना। उसके बाद जो है मैं टेक्निकल की तरफ जाऊँ ना, अभी हमारे पास रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, टेक्निकल की तरफ जाऊँ उससे पहले मुझे मालूम होना चाहिए, या हम सभी को मालूम होना चाहिए कि जो टेक्निकल के क्वेश्चंस आए ना उनका वेटेज एनालिसिस किस तरह से रहा, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कितने आए। जैसे मान लीजिए 20 जो 2020 की एसएससी जेईई की वैकेंसी है 21 में, और 24 मार्च को पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, है ना। तो हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस कर लेते हैं, इससे हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ज़्यादा वेटेज वाला है, फिर हम जो है उसको एनालिसिस को जो है हम अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इलेक्ट्रिकल मशीन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, और 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे गए। डिफिकल्टी लेवल आप चेक कर सकते हो यहाँ से, 30 to 35 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल मशीन्स के थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास क्या था, सर्किट थ्योरी, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन थे। उसके बाद मेजरमेंट के 8 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ लेवल पे आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिफ्थ लेवल पे पावर सिस्टम के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पावर सिस्टम बहुत कम पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद यूटिलाइजेशन है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग है, इनके बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप इसको मार्किंग कर सकते हो। आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है। हमें सबसे पहले सर्किट थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है, देन मेजरमेंट पढ़िए, फिर पावर सिस्टम पढ़िए, देन गो फॉर द एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बारे में रीड करिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है आपको कैसे फॉलो करना है, ये आप जो है वेटेज एनालिसिस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद शिफ्ट 2 में पेपर हुआ, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ ना सर्किट थ्योरी का, उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिले। फिर मशीन का थोड़ा सा लेवल का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होगी, शिफ्ट सेकंड में 10 से 12 क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में पावर सिस्टम की ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिले। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट चीज, एट द लास्ट जब हमारे पास जब पेपर का एग्जाम कंप्लीट होता है, तो कई स्टूडेंट ये भी बोलते हैं सर मेरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट वीक था और वीक ही रह गया। वीक नहीं रहने देना है इस पार्ट को, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आने से ऐसा लगता है पता नहीं ये हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, कोई एलियन ग्रह से आया है, हमें इसको पढ़ना ही नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आपका ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको जो है बहुत अच्छा स्कोर दिखाएगा। एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, सिलेबस का एवरी डॉट कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिलेबस का एक पॉइंट तक लेफ्ट नहीं करना। आपको सिलेबस को जो है प्रिंट आउट निकाल दीजिए, अपने टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने चिपका के रख दीजिए, हमेशा देखते रहिए आप उसको, और उसका एक भी पॉइंट जो है ये काम कर लीजिएगा। सबसे पहले ये एक भी पॉइंट सिलेबस को सामने चिपकाओगे ना, अंतरात्मा याद करेगी बार बार, अरे ये टॉपिक रह गया है, इसको कवर करना है। तो आपको जो है सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, कवर करना है। विच एवर इज नॉट इम्पोर्टेंट ये मैटर नहीं कर रहा है। ये तो हम केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले करिए, लेस इंपॉर्टेंट है लास्ट में करिए, लेकिन करना तो है ही, ठीक है। तो हमें बात ये ध्यान रखनी है, ठीक। अब हमारे पास इसके बेसिस पे हम जो है क्या एनालिसिस कर सकते हैं। हमें जो है अगर हम इसको और ज्यादा डेप्थ में देखें, तो पेपर शिफ्ट पेपर में हमारे पास जो शिफ्ट फर्स्ट थी ना, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए थे, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज ज्यादा था, और ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट था। सेकंड शिफ्ट में जो है फैक्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे गए, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछे गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे। ये अब देख लीजिए, ओवरऑल में आपको हम ऐसा बोले कि सर आप जो है ना केवल एक काम कर लीजिए, फॉर्मूला बेस पढ़ लीजिए, उससे आपका एसएससी जेईई क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों शिफ्ट को एनालिसिस कर लिया। आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है निकल के, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आ रहा है, शॉर्ट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट बेस है, या फिर आपके पास फॉर्मूला बेस्ड है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट आ रहा है।
दैट मीन्स ये कोई चीज नहीं होती है कि फॉर्मूला बेस पढ़ेंगे हम, फैक्ट बेस पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। गो थ्रू द डिटेल एनालिसिस। इसलिए मैंने जो आपको बताया था कि हमें जो है हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कंसेप्चुअल बेस्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये करना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब फॉर्मूला, फैक्ट, न्यूमेरिकल, ये सारे कवर हो गए ना। फिर हमें क्यों सोचना है कि क्या है। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि मैंने आपको जो आगे बताया था उसकी रीजन ये है। एनालिसिस के बेसिस पे आप बता सकते हो कि हमें ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपको वहां पर बताया था कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिएगा जरा प्लीज। तो ये आपका सिलेबस है, इसको सिलेबस को मैं जो है आपके कोर्स में अपलोड कर इस पीपीटी को भी अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो आपके पास जो सीक्वेंस रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ओवरऑल हम देख रहे हैं। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स टेक्निकल की रिगार्डिंग। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास सर्किट थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद आपको मशीन करना है। ठीक है। उसके बाद आपको करना है मेजरमेंट कर लीजिए पहले, या फिर पावर सिस्टम कर लीजिए। फिर उसके बाद मेजरमेंट, फिर आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सीक्वेंस ऐसा रखना है। एंड देन आपको जो है यूटिलाइजेशन वाला पार्ट एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वाला पार्ट वो कर लीजिएगा। ठीक है। और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है, ये कर लीजिएगा। इस तरह से आपको सीक्वेंस रखना है। ये आपके पास रहना चाहिए एसएससी जेईई के लिए, ये सीक्वेंस आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और कौन से पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने होंगे, इसके लिए बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे पास जो है, एक बात और देख लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर हमने टेक्निकल का सीक्वेंस देख लिया। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं सीक्वेंस कैसा रहना है। नॉन टेक में हमारे पास जो है रीजनिंग कैसे करनी है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है। टेक और जनरल अवेयरनेस में भी आप जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है। कौन से टाइम पे कब करना है, डेली बेसिस पे 4 आवर इसको देना है, 4 आवर इसको देना है, 2 आवर इसको, 2 आवर इसको। ठीक है। ओवरऑल आपके पास 8 आवर का प्लान होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, कंसेप्चुअल, टाइमर बेस और मॉक बेस। अब जो है हम सीधा आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट को हमने नहीं डिस्कस किया था, मॉक टेस्ट। जब मान लीजिए 60 डेज हो गया, यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस एज वेल एज रिवीजन कर लिया। रिवीजन कैसे करना है, ध्यान रखनी है कि पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो पहले सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे और साथ ही साथ दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे। तीसरा, चौथा, एज वेल एज मान लीजिए 5वें सब्जेक्ट पे हो जाए तो पहले 4 का रिवीजन साथ ही साथ पैरेलल में चलने देना है, और फिर आगे छठा 7वां सब्जेक्ट लेना है, एंड सो ऑन चल लेना है। अदरवाइज क्या होगा, दिक्कत क्या होगा मालूम है। 4th सब्जेक्ट पे आओगे तो पहला सब्जेक्ट आपका जो है ऐसा रहेगा कि इसका कुछ आता ही नहीं है, जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और चौथे सब्जेक्ट पे पहुंचोगे तो पहले का तो कोई सुध-बुध ही नहीं है, कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो आप जो है रिवीजन ध्यान रखना, रिवीजन पैरेलल में साथ में लेते रहना, आलस मत करना। जैसे मान लीजिए कि हर छठे दिन को छोड़ के 7वें दिन जो है आप रिवीजन के लिए रख लो, ये बहुत जरूरी है। ऐसा लगेगा कि आपको एक दिन का टाइम वेस्ट हो रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपके लास्ट में जो है जितने दिन रिवीजन करने में लगेंगे ना, उसका 25% टाइम वहां लगेगा आपको रिवीजन करने में। ये बात ध्यान रखना। मॉक टेस्ट बेस में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये बात देखिए। मान लीजिए कि 60 डेज हो गए, अब 30 डेज रिमेनिंग है। मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज हम क्रिएट करेंगे उसको आपको कैसे करना है वो ध्यान रखना। तो टेस्ट सीरीज में आपको हमेशा 2 राउंड सिस्टम लगाना है। 2 राउंड सिस्टम क्यों लगाना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो है पहले ही बोल दिया था कि 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और यहाँ पे कोई जज्बाती नहीं होना है, जज्बाती नहीं होना है कि ये सर्किट का क्वेश्चन है। और कई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जानबूझ के जो एसएससी जेईई जो है आपको लेंथी क्वेश्चन देगा, तो उस लेंथी क्वेश्चन में आपके पास जो है ना, आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बचता है, बहुत कम टाइम बचता है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। आप सोचिए ना कितना टाइम बच रहा है, बहुत कम टाइम बच रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा जज्बाती नहीं होना है कि ये न्यूमेरिकल मैं करके रहूंगा, मेरे को आता है, नोडल का न्यूमेरिकल आता है, नोडल में मान लीजिए नोडल की 2 इक्वेशन बन रही है, 2 नोड लग रहे हैं, और उसको आप करे जा रहे हो, 3-4 मिनट हो गए, अब जाके आंसर निकाला, अब जाके शांति मिली। 3-4 मिनट में आप जो है 8 क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे, 7-8 क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे। दूसरे सबका वेटेज तो इक्वल ही है ना, तो ऐसा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहा हूँ। आईएएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तब मैंने आपको जो बताया भी है पहले,
आईएएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मेरे को ऐसा सीक्वेंस होता है ना कि हमारे पास जो है कोड आते हैं एबीसीडी कोड पेपर में। तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरा जो कोड आया ना उसमें सर्किट और कंट्रोल के पहले क्वेश्चन थे। सर्किट और कंट्रोल के क्वेश्चन पहले थे तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मुझे आते थे, मुझे मालूम है, अरे आपको आता है सब कुछ, अच्छी अच्छी बात। लेकिन उस उन क्वेश्चंस को करने से मेरा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने कर लिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं की, लेकिन मेजरमेंट के लास्ट के 10 क्वेश्चन छूट गए जो मैं केवल और केवल 2 मिनट में कर सकता था। मेरे को 2 मिनट भी मिलते तो मेजरमेंट के लास्ट के 10 क्वेश्चन मैं कर लेता, लेकिन वेटेज तो इक्वल ही था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्क्स कम हुआ। तो इन चीज़ों से आप सीख सकते हो। दूसरा, 2 राउंड सिस्टम हमेशा लगाना है। 2 राउंड सिस्टम का मतलब फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, फटाफट कर सकते हो, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। दूसरे राउंड में मार्क करके रखिए ना, ऑनलाइन टेस्ट है तो मार्क करके रखिए। दूसरे राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चन को करिए जो आप कर सकते हैं, और जो है भले ही ज़्यादा टाइम लगे लेकिन दूसरे राउंड में उसको करिए। तीसरा, मॉक टेस्ट में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कसम खा लीजिए आप तुक्का नहीं लगाएंगे। एक बार करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तुक्का नहीं लगाएंगे यहाँ पे मॉक टेस्ट में तो कम से सीखिएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं किया ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, अच्छी प्रिपरेशन है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये बात ध्यान रखना, अच्छी प्रिपरेशन है तो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को 3 स्टेप में फॉलो करना है। डिटेल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे। डिटेल जो है लाइव क्लासेस जो रहेगी ना आपकी, वो कौन सी रहेगी। लाइव क्लासेस जो है आपके, जो मैंने आपको बताया, जो लगभग 3000 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, उन 3000 क्वेश्चन की आपकी लाइव क्लास रहेगी। हालांकि उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। उसको 8-10 दिन लगेंगे अभी प्रिपेयर होने में। लगभग 95% काम हो चुका है, 5% केवल सजावट बाकी है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास जो है वो 3000 क्वेश्चन अपन लाइव क्लास में करेंगे। और यूट्यूब लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। एवरीथिंग शुड बी डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी पॉइंट है। आप जो है हैंड रेज कर सकते हो और उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका जो आपके पास एसएससी जेईई का डेट ऑफ स्टार्टिंग जो है 12 अगस्त है। तो उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ एसएससी जेईई रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नवंबर 22 में आपका जो है यहाँ पर एग्जाम रहेगा, ठीक। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी जिन लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं ज्वाइन किया अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सो दैट वी विल गेट मोटिवेट कि हम जो है बहुत अच्छा डिलीवर कर पाए। हमें थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि 3000 क्वेश्चन प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। वी ऑलवेज कंसिडर दैट की क्वालिटी कंटेंट जो आपको डिलीवर किया जाए, उसमें डिप्लोमा बेसिस पे हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एज वेल एज इंग्लिश में भी मिलेगा। सो ऐसा डिप्लोमा वाले परेशान नहीं हो कि हमें जो हिंदी में नहीं मिल रहा। वैसे हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर को परिणाम मित्र बोलोगे हिंदी में तो गड़बड़ी है, ठीक है। जो स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप भी कोर्स एसएससी जेईई कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और जो है प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हो, श्योर सक्सेस पाना चाहते हो, तो आप जो है इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट जो है प्ले स्टोर पे जाके इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट आप टाइप करिएगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। या फिर ये जो वीडियो है आप यूट्यूब पे जो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को जो है आप मोबाइल पे एज वेल एज पीसी दोनों पे रन कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे बताइएगा, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, केतन जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपने जो रिकॉर्डिंग वीडियो दी है उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना इसके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कोई बात नहीं। ठीक है, और बताइए। बस, और सर नॉन टेक का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, इसलिए इसके लिए कुछ गाइड नहीं है। नॉन टेक की क्लास आने वाली है और नई क्लासेस आने वाली है, मैंने आपको बताया नहीं, रीजनिंग की अभी जो क्लासेस है ना उसके अलावा एक्स्ट्रा और क्लासेस आने वाली है, वो हम जो है अभी अपलोड करेंगे। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू आर कनेक्टेड विद अस, इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।
ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए, इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए बस। टिल देन थैंक यू सो मच। और ये कवर कर लीजिए, फिर हम जो है लाइव क्लासेस भी लगाएंगे, ठीक है, ऐप में लाइव क्लासेस लगाएंगे, वो 3000 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।